फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एपीएच क्लास में स्वागत है, जिसका लेक्चर नंबर 4 है और माप लेने वाले औजार भाग 2 है, जिसमें मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल पढ़ा रहे हैं। इसे एक पहले सेफ्टी और दूसरा पहला पार्ट इसका पढ़ा चुके हैं। वो पीछे का ही मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ये वीडियो आपके सामने बार बार चलेगा तो रिवीजन होता रहेगा आपको। तो 1 गज बराबर होता है 3 फीट और 1 गज बराबर होता है 914.4 mm। 1 फीट बराबर हो जाता है 12 इंच। तो आप इंच भी देख लीजिए, ये होता है, इसमें 12 इंच होता है। ये स्टेनलेस स्टील होता है जो वर्कशॉप में हम लोग प्रयोग करते हैं। 1 मीटर बराबर हो जाता है आपको 39.337 इंच। इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 1 रेडियस बराबर होता है 57.3 डिग्री। क्वेश्चन कठिन बनाना रहता है तो यही सब रख देता है। 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है, सब लड़कों को पता होता है, अधिकतर पेपर में होता है। 1 माइक्रो इंच बराबर होता है 0.0000001। ठीक है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कभी भी याद रखिएगा। सेंटीमीटर कम होता है, mm ज़्यादा होता है तो 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 इंच में कितने mm होते हैं तो ये आपका हो जाएगा 25.4 mm। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कंफ्यूजन पैदा कर देता है। कभी भी आपसे पूछे कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है तो हमेशा सेंटीमीटर कम होता है, याद रखिएगा, तो 2.54 सेंटीमीटर, और mm पूछ दे तो 25.4। उल्टा है, देख लीजिए आप लोग। 1 मीटर में कितने mm होते हैं तो 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 100 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा साथ में। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 0.001 mm। ठीक है। अब चलते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, सबको पता है। 1 समकोण में 90 अंश होता है। ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया है। 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम। लमसम में आधा किलो मान सकते हैं, मगर आधा किलो नहीं, 500 ग्राम नहीं मारना है आपको, आंसर पाउंड में ही देना है और 453.6 ग्राम ही मारना आंसर। ठीक है। 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 मील में 1760 गज होता है। 1 किलो वाट बराबर होता है 1.34 हॉर्स पावर होता है। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट, ये सबको पता होता है। ठीक है। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर कहीं भी उठा के पूछ लेता है। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गई, ये सब पेपर टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, जर्नल क्वेश्चन होते हैं, रख दिए जाते हैं। 1 कैलोरी बराबर हो गया 4.18 जूल हो जाएगा। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं तो 10⁻7 अर्ग होते हैं। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं तो 10⁻5 डायन होते हैं। 1 बैरल में 159 लीटर होता है। भाई इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, ये पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हमने आग का प्रकार, पदार्थ और फायर एक्सटिंग्विशर लिख रखा है। इसे रिवीजन करा रहा हूँ, आप लोग रिवीजन साथ में करते रहिएगा। कार्बोनेशियन जो आग होती है, लकड़ी कागज से लगी होती है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। पहचान के लिए याद रखिए, मैंने पी को पहचान के लिए पीले रंग का हाथ बना होता है, और पीले रंग का जो हाथ बना होता है कितने mm के साइज में बना होता है तो 100 mm के अंदर बना होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन मैं बहुत डीपली बता रहा हूँ आपको। ठीक है। और क्लास ए होता है। ऑयल फायर जो होता है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल होता है। फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। देखिए फोम है ना, ये क्या करता है, पेट्रोल डीजल को सोख लेता है, इसलिए फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं हम। ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि इससे आपको याद रहेगा। ये मत समझिएगा कि सर बताए थे कि फोम तो सोख लेता है इसलिए नहीं, इसका नाम पड़ा है तो हमने इसको बनाया है कि ये फोम को सोख लेता है। अब देखिए इस पर कह रहा है कि पहचान के लिए भूरे रंग का हाथ बना होता है, और जो भूरे रंग का हाथ बना रहता है आयरन सिलेंडर है, मैं बता दे रहा हूं आपको, वो 100 mm होता है, उतने बड़े में वो हाथ का चिन्ह बना होता है। अब गैस फायर आ जाइए। गैस फायर में गैस कई प्रकार की होती है, बाकी मुख्यतः मैंने लिख दिया है। मेथेन, प्रोपेन, एलपीजी, डाई पाउडर का प्रयोग करते हैं, क्लास सी में रखते हैं। इलेक्ट्रिक फायर जो होती है, विद्युत से लगी आग होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है, जहां CTC भी लिख सकता है, ये ना दे तो CTC भी लिख देगा। हाँ, ये दोनों ना दे, ये दोनों तो एक ही चीज है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को CTC में, ये दोनों ना दे तो ये हेलोन लिखेगा और यही कंफ्यूजन पैदा कर देगा, आप क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब क्लास डी में देखिए, अब क्लास याद कैसे करवाते हैं आपको हम।
ये लकड़ी है, मान लीजिए किसी मशीन में इसको पेर रहे हैं तो क्या निकलेगा, तेल निकलेगा। तेल को गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। गैस को गर्म करते हैं तो बिजली बनती, फीटर टर्नर मशीनिस्ट वाले जानते हैं, ठीक है, तो बिजली बनती है। अब इससे क्या होगा, क्लास याद हो जाएगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। देखिए कितना अच्छा रटवा है ना, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, माप और माप लेने वाले औजार, जिसे मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, ठीक है ना। आप लोग जल्दी से नोट करिए और हम अगला चैप्टर शुरू, अगला पार्ट शुरू करते हैं। हम अब माप और माप लेने वाले औजार, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, मैंने पिछला जो पढ़े थे वो मैंने रिवीजन करा दिए। अब इस वीडियो को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब आगे है स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टैंडर्ड स्टील रूल, स्टील रूल मापने वाला औजार है। यह एक प्रत्यक्ष मापी औजार टूल है, मतलब प्रत्यक्ष आपको स्टैंडर्ड स्टील रूल दिया जाए तो वो डायरेक्ट माप देगा। मैंने पिछली वाली वीडियो में इसको बहुत डिटेल से समझाया है। स्टैंडर्ड स्टील रूल का वर्कशॉप में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए मेन चीज लिखाएंगे आपको, न्यूनतम माप इंच में 1/64। पूछ दे कि न्यूनतम कितना माप लिया जा सकता है तो आपको बताना पड़ेगा 1/64 न्यूनतम माप लेना पड़ेगा। अब पूछे कि न्यूनतम माप एमएम में कितना मिलेगा, स्टैंडर्ड स्टील की मैं बात कर रहा हूं, 0.5 mm। देखिए 2 पॉइंट यहां से बनता है और यही इसकी लिस्ट काउंट भी हो जाती है। अब कितने बच्चे जानते हैं कि 0.5 इसकी लिस्ट काउंट होती है, मगर 1/64 इंच को यदि 0.5 हटा दे तो कोई नहीं जान पाएगा। अधिकतर 70% बच्चे गलत करके चले आएंगे आंसर को। अब मटेरियल में देखते हैं, स्प्रिंग स्टील, स्टैंडर्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील। एक सेकेंड आप लोग सोचिएगा मैं क्यों हाई कार्बन स्टील यहाँ पे लिखा हूँ। स्प्रिंग स्टील, स्टैंडर्ड स्टील, ये सब लोग जानते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन में हमको दोनों मारना, कोई भी एक दीजिए। इन दोनों में यदि ये भी नहीं रहा ये भी नहीं रहा तो आपको हाई कार्बन स्टील वहां पर चयन करना पड़ेगा। बात को समझ लीजिएगा, तभी मैंने लिखा है यदि स्प्रिंग स्टील, स्टैंडर्ड स्टील दोनों में कोई नहीं है तब हाई कार्बन स्टील मारेंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर साइज में आ जाइए। साइज में देखिए 6 इंच से 48 इंच होता है, 15 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर होता है। अब पूछा सबसे ज्यादा जाता है 150 mm से 1200 mm तक क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबल स्टील रूल, नैरो रूल, हुक रूल, श्रिंग रूल, अक्यूट रूल और स्केल हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हेडिंग डालते हैं हम लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद अगली हेडिंग डालिए फ्लेक्सिबल स्टील रूल। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे फ्लेक्सिबल लिखते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अगला हेडिंग है फ्लेक्सिबल, ठीक है। हेडिंग डालिए तुरंत, नोट जरूर बनाते चलिएगा, नोट नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, जिससे रिवीजन आपका तुरंत होता रहेगा। हम टाइम को बचा रहे हैं, आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा। स्टील रूल, या स्प्रिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती के बनाए जाते हैं। बात को समझ लीजिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल स्टील रूल है तो मालूम सी फ्लेक्सिबल होगा तो उसको आराम से मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा, आप लोगों को पता ही होगा, तो मुड़ जाएगा। तो ये किस तरह किया करती लिखिए, जब मुड़ जाएगा तो ये स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती के बनाए जाते हैं। वक्राकार व उत्तल अवतल
आकृति को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए मैंने इसीलिए दो चीजें लिख लिया, किताब में मिलेगा नहीं आपको। ये उत्तल और अवतल पेपर में दिया था, मैं देने गया था तो DMRC का। देखिए फ्लेक्सिबल जो होता है, फ्लेक्सिबल स्टूल जो होता है या स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती के बनाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ही पूछ देता है कि कौन सा स्टूल है जो पतली पत्ती के बनाए जाते हैं, तो वहां पर डाल देगा फ्लेक्सिबल, डाल देगा नेरो, डाल देगा हुक, डाल देगा स्ट्रिंग, डाल देगा। जिस पत्ते को पता रहेगा वो क्वेश्चन कर ले जाएगा, इसीलिए मैंने ये लिखवा दिया। वरना मैं ये भी लिखवा सकता था, ओक्राकार भी लिखवा देता है आपको आकृति, और बस उतने में ही हमारा काम हो जाता, ठीक है ना। मगर ये पूरा नोट करिए जल्दी से। फिर अगला हेडिंग डालिए नेरो रूल, जल्दी से हेडिंग डालिए, जल्दी से आप लोग नोट कर लिए। आगे वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग। अब मिटाता हूं हम। अब अगला है नेरो रूल। देखिए एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा, पूरा नोट तैयार करवा रहे हैं। फीटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए फुल कोर्स है ये। अब अगला हेडिंग डालिए, यहाँ पर हेडिंग डालिए नेरो रूल। नेरो रूल का प्रयोग कम नेरो रूल का प्रयोग कम चौड़ी नाली व खाँचों की माप व तंग स्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले समझिएगा, नोट बाद में। नेरो का मतलब क्या होता है? नेरो का मतलब बोलने से ही लग रहा है ना, जिससे फ्लेक्सिबल लग रहा था कि फ्लेक्सिबल कोई चीज होती है तो उसको पूरा फोल्ड कर सकते हैं ना। वैसे नेरो मतलब कठिन, जैसे लगता कोई चीज वहां पर कठिनाई हो। तो ऐसे भी देखिए कम चौड़ी, नेरो रूल का प्रयोग कम चौड़ी, एकदम पेपर में बोलेगा कम चौड़ी, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कम चौड़ी नाली, मतलब कोई ऐसी नाली है कम चौड़ी है, उसके बीच में नाप लेना रहेगा। खाँचों की चौड़ाई, खाँचों की माप तंग स्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया है, एकदम समझ लीजिए जो मैंने लिखवाया यही पेपर में पूछता है, आपसे भी बता दे रहे हैं। जल्दी से नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली हेडिंग है, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला डालते हैं हम लोग। नेरो रूल हो गया, अब हुक रूल। अब हमारा अगला है, यहाँ पर डालते हैं हुक रूल, ठीक है। लिखिए हुक रूल के सिरे पर हुक लगा रहता है। हुक रूल है तो मानी सी बात है, ये स्टैंडर्ड स्टील है ना, ये स्टैंडर्ड स्टील है तो इसके एक सिरे पर हुक लगा रहता है। जैसे कि एक जॉब देख लीजिए, ये जॉब है और ये नापने वाला टूल्स है।
मान लीजिए ये टूल से नापने वाला, ठीक है, 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये है, ये है, ये है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ हमारा डाइग्रेशन दे रखा है, ये दे रखा है, तो यही हुक है, यही हुक, इसी को हुक रूल बोलते हैं। ये मतलब मोटा मोटा मैंने बता दिया कि आपको याद रहे कि हुक रूल क्यों इसको हुक बोला गया, तो यहीं पर ये हुक लगा रहता है, इसलिए इसको हुक बोला गया, ठीक है ना। इतने से आप लोग समझ गए होंगे। देखिए जो पॉइंट बताया जा रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बताया जा रहा है आपको, ठीक है। हुक लगा रहता है, हुक के कारण इसके द्वारा किसी भी सुराख व पाइप के अंदर के किनारों को आसानी से माप सकते हैं, ठीक है, आसानी से माप सकते हैं। इसका प्रयोग कैलीपर और डिवाइडर को सेट करने के लिए भी करते हैं। सुन लीजिएगा क्या, हुक रूल के सिरे पर हुक लगा रहता है। हुक के कारण, यहाँ सही से लिख लीजिए, हुक के कारण इसके द्वारा किसी भी सुराख व पाइप के अंदर के किनारों को आसानी से माप सकते हैं। इसका प्रयोग कैलीपर और डिवाइडर को सेट करने के लिए भी किया जाता है। जल्दी से नोट करें, अगला पॉइंट मेरा हुक के जगह फिर आ जाएगा अगला पॉइंट। हुक के बाद स्रिंग रूल जो है, जल्दी से आप लोग नोट करिए, अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट अपना है नोट कर लिए आप लोग, तो अगला लिखते हैं। जब तक नोट करिए आप लोग, इसका अगला है हमारा स्रिंग रूल। स्रिंग रूल कुछ लग नहीं रहा मुंह से कि जैसे कोई चीज सिकुड़ जाती हो, बाद में फैल जाती हो, हाँ, ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसे ही तो मान लीजिए कि हम लोग आप आगे चल के पढ़ेंगे इसको, मतलब स्ट्रिंग रूल एक होता है जो इसका प्रयोग अधिकतर पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बता दे रहे हैं आपसे, नोट करते चले जाइएगा। नोट नहीं किए तो समझ लीजिए कि यहाँ पर लिख लीजिए 1/10 से 1/10 इंच से 1/16 इंच प्रति फुट बड़ा
रखा जाता है। देखिए इसका प्रयोग जो है पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है। इसका श्रृंग जो यही से क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन ये बना देगा, 1/10 दे देगा, 1/10 से 1/16 प्रति फुट दे देगा और क्वेश्चन में ही रख देगा, उल्टा कर देगा, इसी को सीधा कर देगा। और स्ट्रिंग रूल इसका प्रयोग पैटर्न मेकर पूछ देगा स्ट्रिंग रूल का प्रयोग क्या कहाँ पर किया जाता है, तो स्ट्रिंग रूल का प्रयोग पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है। यही क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, जल्दी से आप लोग नोट करिए। अगला जो है हमारा स्ट्रिंग हो गया, की शिफ्ट रूल हो गया। लिखिए अगला, लिखिए देखिए पूरा एक एक चीज हम पढ़ाएंगे आप लोग को, बस शेयर कर दीजिए। आप लोग ना शेयर है तो उसको कमेंट करिए कुछ ना कुछ, उसमें सुधार तो हो कम से कम कुछ भी ना कुछ। आप लोग को इतनी अच्छी वीडियो दी जा रही, इतनी मेहनत कर करके, मगर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। एक एक चीज मैं क्लियर करता चलूंगा आप लोग को। कोई डाउट हो, डाउट का भी जवाब देंगे। कमेंट करें आप लोग, कमेंट नहीं करेंगे। की शिफ्ट रूल लिखिए, आगे लिखिए, चलिए लिखिए आगे। की शिफ्ट रूल, इसमें देखिए सब कुछ छिपा हुआ है, आप लोग मेरी बातों को समझिएगा। की और रूल, ठीक है, की रूल छिपा हुआ है ना। देखिए अब बताते हैं। इसका प्रयोग किसी गोलाकार जॉब पर समांतर रेखा खींचने के लिए। सोचिएगा मैंने क्या कहा था, रूल कहा था ना, तो रूल मतलब गोल हो गया ना। इसका प्रयोग किसी गोलाकार जाप पर समांतर रेखा खींचने के लिए हो गया। अब की लिखिए। की मतलब बोला था ना, किसी शाफ्ट पर चाबी घाट, किसी शाफ्ट पर चाबी घाट की मार्किंग करने के लिए। देखिए मैंने एक एक उदाहरण के साथ आपको समझाया है कि क्या क्या मतलब हो गया। देखिए किसी शाफ्ट पर चाबी घाट की मार्किंग करने के लिए। अब देखिए की था तो किसी शाफ्ट पर चाबी घाट की मार्किंग कर देंगे। रूल मतलब गोल हो गया, इसका प्रयोग किसी गोलाकार जाप पर समांतर रेखा खींचने। फ्लेक्सिबल, अब देखिए यहाँ से मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। फ्लेक्सिबल हो गया तो मानी सी बात है भाई, इस चारों तरफ झुक जाएगा, तो कहीं फ्लेक्सिबल अवतल उत्तल जगह नाप लेंगे। नेरो का मतलब कठिन लग रहा है, चौड़ी नाली हो, खाचा हो, स्पेस कम हो। हुक रूल हो गया, यदि कोई जॉब है उसमें हुक लगा देंगे तो उसको हुक, वहां पर हुक लगा रहता है। स्ट्रिंग का मतलब सुकड़ा होता है, सुकड़ा, तो इसलिए इसका कुछ बड़ा रखा जाता है। जैसे 1/10 था और 7/16 था, ठीक है। और स्केल, अब अगली हेडिंग डालिए। स्केल किसका बना होता है, तो प्लास्टिक और लकड़ी दोनों का बना होता है। यदि पूछ दे स्केल किसका बना होता है तो आप प्लास्टिक और लकड़ी दोनों मारेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। अगली हेडिंग डालिए। स्केल बहुत जरूरी है, स्केल के विषय में जानना। ये नहीं कहेंगे कि मत जानिए। स्केल का प्रयोग
ड्राइंग व चित्र बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से कम उठता है मगर जानकारी आपको ज़्यादा होना चाहिए। मटेरियल लिख लीजिए, इसका मटेरियल अलग होता है, ठीक है ना। प्लास्टिक लकड़ी, ठीक है। जल्दी से डालिए फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से डालिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स वीडियो कुछ रोकनी पड़ी है क्योंकि ये चित्र बनाना लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने रोक दिया था। अब चलिए देखिए अगला कैलीपर है। कैलीपर शुरू करते हैं। कैलीपर का परिचय, इंट्रोडक्शन देख लीजिए। कैलीपर अप्रत्यक्ष मापी टूल है। स्टील रूल की सहायता से किसी जाप का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास आदि को माप सकते हैं। सुनिएगा, कैलीपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। बिना किसी टूल की सहायता लिए हुए उसको पूरा नहीं किया जाता। जैसे स्टूल रूल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए स्टूल रूल है, ऐसे कैलीपर होता है। इससे किसी चीज़ की, एक गिलास है, मेरे पास कोई गिलास रहती, जैसे ये पेन है, अब मैंने कैलीपर लगा के नाप लिया, ये तो अप्रत्यक्ष हो गया ना। अब इसको हमने रख दिया और स्टूल रूल पर लगा दिया, ये प्रत्यक्ष हो गया, इसने माप दे दिया, वही है ये कैलीपर, इसी को कहते हैं कैलीपर अप्रत्यक्ष मापी टूल है। स्टील रूल की सहायता से किसी जाप का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास आदि, यही क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पे बनना होगा तो पेपर में। कैलीपर की सहायता से, अप्रत्यक्ष कैलीपर की सहायता से क्या क्या नाप सकते हैं ये देख लीजिएगा। मटेरियल हाई कार्बन स्टील का भी दे सकता है, माइल्ड स्टील भी दे सकता है। हाई कार्बन स्टील देगा तो हार्ड वन टेम्पर होगा। अधिकतर क्वेश्चन में पूछे जाने वाला यही क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं आपको। माइल्ड स्टील देगा और पूछेगा उस केस हार्ड किया जाता है कि नॉर्मलाइजिंग किया जाता है, तो आपको केस ही हार्ड ही मारना है। साइज क्या होता है उसका देख लीजिए। साइज होता है टांग के पॉइंट से रिविट के मध्य तक कैलीपर का साइज दिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैलीपर से यहीं से बनेगा, ये आपको जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। जोड़ के अनुसार से कैलीपर कितने प्रकार के होते हैं? जोड़ के अनुसार से कैलीपर दो प्रकार के होते हैं, फर्म ज्वाइंट व रिविट कैलीपर, और दूसरा होता है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलीपर। जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालते हैं, अगली हेडिंग नोट कर लीजिए जल्दी से, अभी नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। कैलीपर अप्रत्यक्ष मापी टूल है। स्टील रूल की सहायता से किसी जाप का लंबाई, मोटाई, व्यास आदि माप ले सकते हैं। हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील केस हार्ड हो जाए, हार्ड वन टेम्पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जोड़ के अनुसार फर्म ज्वाइंट व रिविट कैलीपर होता है, दूसरा स्प्रिंग ज्वाइंट कैलीपर होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ठीक है ना, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। दूसरी हेडिंग डालते हैं, जो हेडिंग है ये देखिए, मैंने चित्र बना लिया, फर्म ज्वाइंट व रिविट जोड़। देखिए फर्म ज्वाइंट व रिविट कैलीपर, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब फर्म ज्वाइंट है। फर्म ज्वाइंट में आपसे बता दें, इसमें एक रिविट लगा होता है और एक वाशर लगा होता है, याद रखिएगा। इसमें एक रिविट लगा रहता है, एक वाशर लगा रहता है। पूछ देता फर्म ज्वाइंट में क्या क्या लगा रहता है, तो लिखिएगा फर्म ज्वाइंट कैलीपर में एक वाशर और
एक वाशर लग जाएगा, एक वाशर, एक रिविट लगा रहता है। ठीक है ना। ये हमने इसलिए बता दिया कि मान लो किसी पेपर में आ गया कि फर्म ज्वाइंट जो होता है उसमें किस कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया कि एक फर्म ज्वाइंट में एक वाशर और एक रिविट लगा था। अब नोट पॉइंट में ये लिखिएगा, इसके आगे ये इंपॉर्टेंट है। फर्म ज्वाइंट से, फर्म ज्वाइंट कैलीपर से शुद्ध माप नहीं आती है। अब फर्म ज्वाइंट कैलीपर से शुद्ध माप नहीं आती है क्योंकि हिलने का चांस होता है। इसमें एक रिविट होता है, एक वाशर होता है। जैसे ही माप लेते हैं और जरा से भी गलती हुई तो हिल जाता है, जिससे शुद्ध माप नहीं आती है। और क्वेश्चन में यही दे देता है कि फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट, इसमें सबसे ज्यादा शुद्ध माप कौन देगा, तो स्प्रिंग ज्वाइंट देगा। जिसको नहीं पता होता वो गलतियां अधिकतर कर देता है। चलिए जल्दी से नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए। और देखिए ये चित्र जरूर बना लीजिएगा, समझ के भी आएगा। अगला चलते हैं। अगला है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलीपर। ठीक है ना, यहां से लिखते हैं। लिखिए फर्म ज्वाइंट कैलीपर से यह शुद्ध माप देता है। ठीक है ना। अगली है फर्म ज्वाइंट कैलीपर से यह शुद्ध माप देता है। आगे लिखिए एक धुरी और एक धुरी और एक स्प्रिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या बना। क्वेश्चन धुरी को यहीं पर आप पिवट भी लिख लीजिएगा। ठीक है ना। पिवट इसलिए लिख लीजिएगा, धुरी को पिवट भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब क्वेश्चन यही पूछेगा, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलीपर जो होता है फर्म ज्वाइंट से शुद्ध माप देता है। फर्म ज्वाइंट कैलीपर से यह शुद्ध माप देता है। यह एक धुरी और एक स्प्रिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। बस इससे और कुछ नहीं जानना है। हमारा पहला जोड़ के अनुसार ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब है के प्रकार, जिससे आप लोग ये जल्दी नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं कैलीपर के प्रकार। कैलीपर के
प्रकार। ठीक है, नंबर 1 में लिखिए आउट साइड कैलिपर। दूसरे पे लिखिए इन साइड कैलिपर। तीसरे पे लिखिए ऑड लेग कैलिपर। चौथे पे लिखिए ट्रांसफर कैलिपर। 4 प्रकार के होते हैं कैलिपर के प्रकार। जो होता है आउटसाइड होता है, इनसाइड होता है, और ऑड लेग कैलिपर होता है, ट्रांसफर कैलिपर होता है। ठीक है ना। पहला हेडिंग डालिए, ये नोट हो गया ना आप लोग का। पहला हेडिंग डालिए पहला हेडिंग है आपका आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर का मतलब आप लोग जानते हैं ना क्या होता है, किसी चीज का आउट नाप लेगा। और कैलिपर तो आपको पता ही है कि अप्रत्यक्ष होता है, मतलब हमको आउट नापना है तो क्या करेंगे, इसको रखेंगे और ऐसे। अभी हम आपको फिगर भी बनाते हैं, फिगर बनाएंगे और फिगर बना के दिखाते हैं कि आउटसाइड इनसाइड की कैलिपर कैसे होते हैं। लिखिए पहला नंबर आउट साइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर। ठीक है ना। क्वेश्चन में चलते हैं। इसके द्वारा लिखिए इसके द्वारा लंबाई चौड़ाई व्यास। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई मापते हैं। ठीक है, मापते हैं। इसकी दोनों टांगें, इसकी दोनों टांगे अंदर की आउटसाइड कैलिपर, इसकी दोनों टांगें अंदर साइड पर होती हैं। ठीक है ना। अब दूसरा हेडिंग डालिए, इसका फिगर देख लीजिए। यहाँ पर साइज लिख लीजिए, साइज लिख लीजिए इसका। यहाँ पर 150 mm, 200 mm, 200 mm, 200 mm, नहीं सॉरी, ये उपलब्ध रहती हैं 100 mm, 150 mm, 200 mm और 300 mm। ये पूछ देता है बहुत सारे पेपर में आउटसाइड कैलिपर का साइज किन किन साइज में उपलब्ध रहता है। तो 100 mm, 150 mm, 200 mm और
300 mm में उपलब्ध रहता है। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा ये चीज़। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जल्दी से आगे बढ़िए। एक आउटसाइड कैलिपर का साइज भी देख लीजिए, एक चित्र भी देख लीजिए, आउटसाइड कैलिपर का चित्र देख लीजिए, ऐसे बना देते हैं। ठीक है ना, ये देखिए चित्र देखिए इसका ये, और इसका चित्र बनेगा ठीक है ना। मान लीजिए कि ये मतलब मैं जल्दी से बना दे रहा हूँ, ये आउटसाइड कैलिपर है। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पर थोड़ा सा हमको और मूवमेंट कर लेना पड़ेगा। ये आप लोग सही से किताब में से देख के बना लीजिएगा, तो थोड़ा सा ये किससे याद रहेगा, दिमाग में फिट हो जाएगा आप लोग के कि है कि क्या है। ये आउटसाइड कैलिपर हो जाएगा। ये इसका पॉइंट है, इसके बीच में जाब रख के, और ये जाब हो गया देखिए, और जाब रख के माप ले लिया जाता है। ये आउटसाइड कैलिपर, ठीक है ना, ये आउटसाइड कैलिपर हो गया। जल्दी नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सा आ जाएगा, इनसाइड कैलिपर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं, इसकी इरेज करते हैं। इनसाइड पर इसकी टांगें पॉइंट से बाहर की ओर मुड़ी रहती हैं। इनका प्रयोग अंदरूनी माप लेने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, ये देखिए बाहर की तरफ मुड़ी हुई रहती है ना इनसाइड कैलिपर की, और इनसाइड की तरफ बाहरी मुड़ी रहती हैं। तो मान लीजिए कोई स्लॉट है, और जब बाहर की ओर मुड़ी रहेंगे तो अंदर से इसे नाप लेंगे, और नाप लेने के बाद स्टील रूल पर रख लेंगे, और या चाहे आप किसी भी जो मेजरमेंट देता रख देंगे तो उसकी माप निकल जाएगी। देखिए इतना बढ़िया इमेज तो नहीं है, बाकी समझा जा सकता है। आर्ट लेग कैलिपर, ठीक है, ये एक टांग सीधी, दूसरी टांग 45 अंश पर। क्वेश्चन बन गया, यही पेपर में उठा के पूछ देगा कि आर्ट लेग कैलिपर की दूसरी टांग कितने अंश पर होती है, कि कोण पर अंदर की ओर मुड़ी रहती है। इसे जैनी कैलिपर पूछना रहेगा, तो जैनी कैलिपर हार्मोफोराइट कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इसका प्रयोग फिनिश किए गए जाब पर समांतर लाइन खींचने के लिए। ठीक है ना, देखिए जैसे हमने दिखाया है, प्रयास मैंने किया है कि कोई लाइन है, और ये उसकी जो स्ट्रेट लाइन है उस पर एक है, और जो मुड़ी टांगे रहती है जो 45 अंश पर, वो ये यहाँ जाब पर लग रही है। ठीक है, खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये ट्रांसफर कैलिपर है, और ट्रांसफर कैलिपर को देख लीजिए, झिर्री वाले कार या जापों के माप लेने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए कैलिपर 4 प्रकार के होते हैं, मैंने चारों पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन कराएंगे, जो 2-3 चीजें छूटी हुई हैं, ट्राई स्क्वायर और डिवाइडर, वो पूरा करवाएंगे। और जितना मैंने पढ़ाया है 5 मिनट में मैं रिवीजन लेके आपके लिए मैं आऊँगा। ठीक है ना, बहुत लंबी वीडियो है, इसलिए वीडियो के यहीं पर रोकते हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।